स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वर्नर थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, and what are the various aspects of Werner theory. Today we are going to deal with the next point included in the first chapter after Werner theory is Sidgwick electronic interpretation of coordination. वर्नर थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिडविक थ्योरी या सिडविक इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे वर्नर के बाद सिडविक ने एक्सप्लेन किया मेटल और लिगैंड के बीच में जो भी बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिडविक ने जो थ्योरी इंटरप्रेट की उसे कहते हैं सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या फिर सिडविक इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन। क्योंकि कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के लिए कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स लगता है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होने के लिए ट्राई करता है, तो स्टेबिलिटी की वजह क्या है, इसलिए सिडविक ने कुछ उसके एजम्पशंस लिखे और उसके बेस पे कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिडविक ने 1927 लेविस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया कि लेविस एसिड जो रहता है, हमें पता है कि लेविस एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और लेविस बेस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर। तो मेटल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगैंड से, तो हो जाता है लेविस एसिड, और जो लिगैंड है वो लोन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो डोनर है, इसीलिए लिगैंड को लेविस बेस कहते हैं। तो जो पहला पॉइंट है सिडविक थ्योरी का वो है द लिगैंड हैज एट लीस्ट वन सच एटम which carry lone pair of electrons, and that lone pair of electrons can be donated to the central metal ion to form complex. सिडविक का मानना यह है कि लिगैंड के पास एक ऐसा एटम रहता है कि जिसके पास एक एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो मेटल को डोनेट करेगा, क्योंकि मेटल का डोनेट करने के बाद ही वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो लिगैंड के पास ऐसा एक एटम रहता है कि जिसके पास एटलीस्ट वन एटम ऐसा रहता है कि जिसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहती है। दूसरा पॉइंट यह है कि एज लिगैंड डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड डोनर और लेविस बेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट लिगैंड को डोनर कहते हैं और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल को, तो यूजुअली उसको लेविस बेस कहते हैं, और मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर और लेविस एसिड। हेंस द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन इज सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स। वर्नर थ्योरी में हमने देखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कि नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू मेटल आयन। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है मेटल की वो सेटिस्फाइड कौन करेगा, तो नंबर ऑफ लिगैंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो 6 लिगैंड्स उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है सिडविक का, द बॉन्ड बिटवीन लिगैंड एंड मेटल आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल और लिगैंड के बीच में जो भी बॉन्ड रहता है केमिकल बॉन्ड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है और उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन हमें पता है कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, क्योंकि किसी भी एक केमिकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड से आते हैं और लिगैंड मेटल को डोनेट करता है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिनोट करते हैं वो करते हैं एरो से, लिगैंड से मेटल की तरफ। इसका मीनिंग है कि लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो डायरेक्टेड फ्रॉम लिगैंड टू मेटल आयन। फोर्थ पॉइंट जो है वो है प्राइमरी वैलेंसी इज इलेक्ट्रोवैलेंसी and it is equal to the number of electrons lost by central metal ion. Primary valency, we know that what is primary valency according to Werner theory. Primary valency is ionizable valency and it is corresponds to the oxidation number of metal ion. मेटल का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। वो आयोनिक है, वो इलेक्ट्रो वैलेंसी है,
और वो जो प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड करता है, तो नेगेटिव आयंस। तो इसका मतलब है कि मेटल की प्राइमरी वैलेंसी ये हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल। मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा उतना मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई मेटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वो वैलेंसी हो जाएगी +2। या सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है तो सोडियम की वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी हो गई +1। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू प्राइमरी वैलेंसी और इलेक्ट्रो वैलेंसी। तो उसके बेस पे सिडविक ने एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फ्रेम किया है। अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी समझने के लिए। अगर कोई एटम, हमें पता है कि नोबल गैसेज जो रहते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, क्योंकि उनके ऑल द जो भी पूरे जो शेल्स है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड रहती है। जैसे कि जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, वो नोबल गैसेस कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स है और इसलिए वो स्टेबल है। उन्हें ना ही किसी के पास से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के तैयारी में रहते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे मेटल आयन जिनके पास अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल बन जाते हैं। तो वही रूल को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और उसकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सिडविक, तो इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद सेंट्रल मेटल आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल रहता है और लिगैंड रहता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगैंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल की जो भी सम आएगी वो आएगी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस या इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा आता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो रहता है मोर स्टेबल। अब आप पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इन मेनी केसेस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, बट इन सम केसेस इट इज इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर इतना आता है या उसके नज़दीक आता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो रहता है मोर स्टेबल। And those complexes whose effective atomic number is equal to the atomic number of inert gases are known to be stable complexes. जिन कॉम्प्लेक्सेस का एटॉमिक नंबर इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर इतना आएगा वो कॉम्प्लेक्सेस मोर स्टेबल रहते हैं। और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है Z माइनस n प्लस 2 इंटू Cn। If you want to calculate the effective atomic number of any complex, then you can use this formula EAN, that is effective atomic number is equal to Z minus n plus 2 into Cn। अब यहाँ पे जो Z है, Z का मीनिंग है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोबाल्ट लेता हूँ तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। आयरन लेता हूँ तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। मैग्नीज लेता हूँ तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। तो Z का मतलब होगा एटॉमिक नंबर। और जो n है, n मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कॉम्प्लेक्स में +2 +3 +4 एक्सेट्रा +2 इंटू Cn। अब ये जो 2 है इंटू Cn है, Cn का मीनिंग है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है कि नंबर ऑफ लिगैंड्स। और वो 2 कहाँ से आया, तो 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि मेटल के लिगैंड के पास ऐसा एक एटम होता है कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब है 6 लिगैंड के पास एक एक लोन पेयर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगैंड के 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए वो 2 वहाँ पे आया है। तो 2 का मीनिंग है 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ हेक्सामीन कोबाल्ट 3
तो हेक्सामीन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27, ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो है +3 बिकॉज अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगैंड, तो वहाँ पे अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज कोबाल्ट का हो गया +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। इफ यू पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला यू विल गेट 27 - 3 + 2 into coordination number that is 6. 27 - 3 comes to be 24 and plus 2 into 6 12. 24 plus 12 equal to 36. Now that 36 is the atomic number of krypton and we know that krypton is noble gas. Therefore CONH3 by 6 3 plus is a stable complex compound. अब यहाँ पे जो 36 जो आया वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का आया और वो 36 एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। इसका मीनिंग है कि क्रिप्टॉन एक स्टेबल एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, एक स्टेबल एलिमेंट होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है CrCO/6। अभी CO यहाँ पे लिगैंड है कार्बोनिल, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल लिगैंड है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है मेटल को, तो वहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का 24 और इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय कोऑर्डिनेशन जो कार्बोनिल लिगैंड है वो अपने पास के 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एटॉमिक नंबर हो गया क्रोमियम का 24 प्लस 6 into 2 12 36 विच इज सिमिलर टू क्रिप्टॉन। 2 नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है वो है हेक्सासाइनोफेरेट, जिसके पास आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पे 2, तो 26 - 2 हो गए 24 प्लस अब एक CN 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 CN 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 2 into 6 12, so 24 plus 12 36. So in this way you can see that there are different complexes given here. 36 के बाद एक पैलेडियम का भी एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है PdNH3/6 4 प्लस का 54। अब 54 ये भी एक जेनॉन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, जेनॉन इज अ नोबल गैस, तो जेनॉन के इतना वो पैलेडियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। उसके अगर नीचे अगर आप अगर देखेंगे पैलेडियम के नीचे तो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 है और उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है वो आ रहा है 86। तो 86 ये जो एटॉमिक नंबर है वो रेडॉन का है। इस टेबल में गलती से एक जेनॉन का दिया हुआ है, बट वो एटॉमिक नंबर जो है 86 वो है रेडॉन का, आर्यन, गलती से यहाँ पे जेनॉन वो इंडिकेट दिया हुआ है। तो रेडॉन भी एक स्टेबल एलिमेंट है, वो भी नोबल गैस है। नीचे वाले 4 एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं हो रहा है, then also they are stable complexes because we know that in chemistry there are exceptions. Indeed chemistry is a subject of exception, chemistry में बहुत सारे exceptions है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को भी exceptions है। all complexes do not follow this rule, सभी कॉम्प्लेक्सेस ये रूल को फॉलो नहीं करते। कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते फिर भी वो स्टेबल है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि FeCN/6 3 नेगेटिव हेक्सासाइनोफेरेट 3, जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 35 जो कि 36 से कम है। दूसरा निकेल वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें 38 आ रहा है जो 36 से ज़्यादा है। पैलेडियम का 52 है जो 54 से कम है, और जो प्लेटिनम है लास्ट वाला उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 84 है जो कि 86 से कम है, फिर भी ये चारों कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल है। इसका मीनिंग है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
but there are some exceptions also. Okay, so this is very easy. You can calculate effective atomic number rule or effective atomic number of any complexes. Then the next thing is the drawbacks of Sidgwick theory. Sidgwick theory के drawback. Though Sidgwick explain the stability of complexes on the basis of effective atomic number and the nature of ligand and metal, he said that metal is Lewis acid, ligand is Lewis base, and the nature of a bond is very strong, and that bond is coordinate bond. But there are some limitations to this theory, because this theory cannot explain some of the points as given in the slide. The first disadvantage or drawback is that the excess accumulation of negative charge on central metal ion seems unlikely because metals are electropositive. Of course, we know that metals are electropositive. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, मेटल्स दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते समय क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं लिगैंड से। तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो तो लॉस करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में वो एक्सेप्ट क्यों करते हैं लिगैंड से? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उन पे एक्सेस निगेटिव चार्ज आएगा जो कि मेटल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेटल यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले रहा है लिगैंड से, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनलाइकली लगता है या समझ में नहीं आता कि या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, उसके बाद भी मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं लिगैंड से। तो ये बात यहाँ पे कुछ खटकती है। देन सेकंड ड्रॉबैक इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अचीव्ड। अभी देखा हमने कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ कॉम्प्लेक्सेस फॉलो नहीं करते, तो उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में सिडविक ने कुछ भी बताया नहीं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं करते फिर भी वो स्टेबल है, तो वो एक्सप्लेनेशन सिडविक ने दिया नहीं। देन ही डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो उसका नेचर जो है डायरेक्शनल है। हमें पता है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो मेटल में प्रेजेंट है, मेटल और लिगैंड के बीच में, वहाँ पे अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शनल नेचर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कोई भी बॉन्ड परफेक्टली टाइट या फिर स्ट्रेट नहीं रहता, तो वो नेचर उसने डिस्क्राइब नहीं किया। Also he fails to explain the donation of electrons by neutral ligands such as H2 and NH3 whose are having lone pair in 2s2 orbital which have no bonding characteristics। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूट्रल लिगैंड्स जैसे कि वाटर है, अमोनिया, ये दोनों ही लिगैंड न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, और उनके जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन पे ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन पे वो है 2s2 ऑर्बिटल में, और एस ऑर्बिटल हमें पता है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता, फिर भी H2 और NH3 लिगैंड है और वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो क्यों करते हैं? जो कि उनके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो नॉन बॉन्डिंग है, फिर भी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी सिडविक ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये चार जो लिमिटेशंस है सिडविक के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो ही एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल वेरी वेल, बट देर आर सम limitations to this theory. So in this way we can interpret or understand the Sidgwick theory in detail. So keep reading and thank you very much.